गुरुकुल के इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने संस्कृत लिंग्विस्टिक्स के ऊपर कुछ नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूं। जैसा मित्रों, हम लोग संस्कृत भाषा विज्ञान लगातार अपनी परिचर्चा का विषय बनाते चले आ रहे हैं और उसी में पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने संस्कृत भाषा के ऊपर में प्रारंभ किया है, जहां हमने संस्कृत भाषा का इतिहास इस विषय को लेकर के चर्चा की थी। अब इस संस्कृत भाषा की विशेषता को हम समझ लेते हैं और ये जो विशेषता है, खास करके भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह विशेषता हमारे और अधिक निकट आती है। तो तदनुसार हम संस्कृत भाषा को लेकर के चलें। इस भाषा के विषय में क्या कहें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह है कि संस्कृत के विषय में जितना ही बोलें वही कम होता है। बोलते चले जाएं फिर भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। नाम से ही स्पष्ट है, संस्कृत, जैसा कि समीक्षकों ने इसे परिष्कृत, परिमार्जित, प्यूरिफाइड, पूरी तरह से इस रूप में इस संस्कृत भाषा को लेकर के हमारे सामने उपस्थापित किया है कि एक ऐसी भाषा जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, फ्लॉलेस है। ये पूरी तरह से ये भाषा जो है फ्लॉलेस है, इसमें किसी भी तरह की प्रवाह की कमी नहीं है। अस्तु, ये तो नॉर्मल भूमिका है, इसके आगे हम चर्चा करते हैं। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसे लैंग्वेज ऑफ एनलाइटनमेंट कहता है। अब देखिए, ये लैंग्वेज ऑफ एनलाइटनमेंट यानी एक ऐसी भाषा जो सदैव मनुष्य को उत्सर्जित करते रहे, उत्प्रेरित करती रहे, तो उस तरह से भाषा आपको एक दिव्य ज्ञान की ओर ले जाए, वह यह भाषा है। इस भाषा के विषय में कई लोगों ने अलग अलग टिप्पणी की है और हर प्रकार की जो टिप्पणी है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने खास करके यहां फोकस किया है महात्मा गांधी के वक्तव्य को, जब उन्होंने संस्कृत के विषय में कहा था कि विदाउट द स्टडी ऑफ संस्कृत वन कैन नॉट बिकम अ ट्रू इंडियन एंड अ ट्रू लर्नड मैन। एक भारतीयता की परिभाषा जब हम लेते हैं तो वह संस्कृत से मिलती है और महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति यही है कि ट्रू इंडियन, अगर सही अर्थों में आपको भारतीय कहलवाना हो तो आपको आवश्यक रूप से संस्कृत का बोध होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। और क्या, हम अगर विश्व में भी जाएं, बाहर, अगर भारत से बाहर अगर हम जाएं तो हमारे पास अपना क्या है, हमारे पास अपनी संपत्ति क्या है कि दुनिया को हम ये कहें कि हमारे पास ये है। क्या हम अंग्रेजी के बारे में कहेंगे कि हमारे पास इंग्लिश के बड़े बड़े विद्वान हुए? क्या हम किसी अन्य के विषय में कहेंगे, फ्रेंच के विषय में कहेंगे? नहीं, वहां पर संस्कृत हमारी आइडेंटिटी देती है। एक ऐसी भाषा जिसमें पूरे विश्व की व्याख्या हमें मिलती है, अणोरणीयान महतो महीयान की व्याख्या मिलती है। तो ट्रू इंडियन की बात की गई और दूसरी तरफ वो कहते हैं अ ट्रू लर्नेड मैन। मित्रों, भाषा सीख लेने से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता, कोई लर्नेड नहीं कहलाता, लेकिन उस भाषा में जो प्रदत्त ज्ञान है, जो उस भाषा में निहित ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति जो है वो लर्नेड कहलाता है। और तदनुसार हम आप सभी जानते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है। संस्कृत भाषा के लिए भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से अगर देखें तो इसकी टाइटलिंग भारतीय आर्य भाषा बनाई गई है। भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं। हालांकि इनके और कई सारी हैं, लेकिन चूंकि इस भाषा का नेतृत्व, आर्य भाषा का नेतृत्व संस्कृत भाषा करती है, इसलिए यहां पर हम संस्कृत के माध्यम से इस भारतीय आर्य भाषा को जानते हैं। और यह भाषा, किसी भी भाषा में इतना प्राचीन एवं विस्तृत साहित्य नहीं है। मित्रों, विश्व की कोई भी भाषा ले लें, यहां तक कि ग्रीक एवं लैटिन के समस्त साहित्य को मिला दें, पूरी संख्या को, दोनों की संख्या को जोड़ दें, फिर भी संस्कृत से उनके यहां के साहित्य कम ही है। और हम आप सभी जानते हैं कि हमारे जहां वो पांडुलिपि भांडागार हैं, ऐसे भांडागारों में आज भी ऐसे ऐसे पांडुलिपियां पड़ी हुई है जो सामान्य व्यक्ति के लिए पठन पाठन का विषय नहीं बन पाया है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक पब्लिश नहीं हो पाया है। यानी संस्कृत में आज भी इतने साहित्य हैं कि जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये जैसा कहा कि सबसे अधिक साहित्य है इसमें,
अन्य धर्मों के भी साहित्य है। जहां अन्य धर्म की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर अन्य धर्म से तात्पर्य है बौद्ध और जैन। यद्यपि अन्य शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं है क्योंकि वो भारतीय हैं, लेकिन तदनुसार अगर हम धार्मिक दृष्टि से काव्यों का विवेचन और विश्लेषण करें तो बौद्ध धर्म के साहित्य और जैन धर्म के साहित्य, दोनों के साहित्य संस्कृत में लिखे गए हैं। और एक निश्चित समय के बाद अगर आप पूरे के पूरे बुद्धिस्ट लॉजिक का आप डेवलपमेंट देखें, बौद्ध न्याय का डेवलपमेंट देखें, तो पूरे के पूरे ग्रंथ संस्कृत में ही है। चाहे वो वसुबंधु हो, चाहे दिंगनाग हो, चाहे धर्म कीर्ति हो, चाहे धर्मोत्तर हो, ऐसे सबके लिखे गए जो साहित्य है वो संस्कृत में है। इसी प्रकार यदि जैन साहित्य में देखें तो वो उमा स्वाति हो, वो समंत भद्र हो, वो आप हेमचंद्राचार्य हो, ऐसे सारे के सारे मल्लिशेन हो, वादिदेव सूरी हो, तो ऐसे सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इसलिए तब कुल मिलाकर के जो संस्कृत का साहित्य है विश्व के अन्य साहित्य से सर्वाधिक बन पड़ते हैं। यह कहने की बात नहीं कि विश्व का जो प्राचीनतम साहित्य है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पूर्व का कोई साहित्य नहीं प्राप्त होता। यही नहीं केवल ऋग्वेद मात्र को ही हम ना लें, बल्कि ऋग्वेद के बाद आने वाले कतिपय ऐसे ग्रंथ हैं जो विश्व के अन्य साहित्य से सर्वाधिक प्राचीन है। अगर उदाहरण ही ले ले, जिसकी चर्चा हमने पीछे के भी व्याख्यानों में कर रखी है, कि अगर होमर के इलियड एंड ओडिसी पर ही केवल चर्चा करें और अगर उनकी दृष्टि से अगर इनको हम 1000 BC लेते हैं तो 1000 BC से तो पहले हमारे महाभारत और रामायण ग्रंथ का काल माना जाता है। अर्थात उससे पहले जो वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण और आरण्यक हमारे यहां भरे पड़े हैं। तो इसलिए हाँ, ऋग्वेद प्राचीनतम है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे साहित्य हैं जब विश्व में साहित्य लेखन का कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ था तब हमारे यहां के साहित्य प्राचीन हो चुके थे। इसी प्रकार एक और सबसे बड़ी बात है संस्कृत के साथ कि जब यूरोप में संस्कृत भाषा विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। मित्रों, एक है सामान्य भाषा विज्ञान का, जनरल लिंग्विस्टिक्स की जब स्टडी प्रारंभ होती है और जब संस्कृत का अध्ययन नहीं किया जाता है तब तक यूरोपियन जो है वह पोह में रहते हैं। लेकिन जब वे संस्कृत भाषा विज्ञान, जैसा कि मैंने बार बार चर्चा की है विलियम जोन्स के थ्रू से, कि कंपैरेटिव स्टडी का नींव रख करके उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक संस्कृत के नजदीक लाया, तो संस्कृत भाषा विज्ञान के अध्ययन के साथ जब भाषा विज्ञान का अध्ययन किया गया तो उसके बाद से भाषा विज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला, अर्थात उनको साइंस कहा जाने लगा। और आज हम सभी जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है एक विशुद्ध साइंस के रूप में इसकी स्टडी करवाई जाती है। अब रही बात जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वह यह है कि सारे समकालीन विज्ञान इसमें उपलब्ध होते हैं। समकालीन विज्ञान से क्या तात्पर्य है? आज का विज्ञान नहीं। समकालीन मतलब जब तक संस्कृत भाषा का वैश्विक प्रभाव रहा, उस समय के जो मनुष्य हैं, जो मनीषी हैं, जो ऋषि हैं, जो विद्वान हैं, उनके मनोमस्तिष्क से निकलने वाले जो भी ज्ञान हैं वे सारे के सारे ज्ञान संचित हैं। और तब जाकर के हम कहते हैं, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो अर्थ विज्ञान हो, चाहे वो कर विज्ञान हो, चाहे वो काम शास्त्र हो, चाहे वो छंद शास्त्र हो, चाहे वो अलंकार शास्त्र हो, चाहे कोई अन्य आप यूं कहें सिविल इंजीनियरिंग हो, उन सब के ग्रंथ संस्कृत साहित्य में बखूबी प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि ऐसे कुछ ग्रंथों को हम सबसे पहले यहां पर उस ग्रंथ के आधार पर इस संस्कृत भाषा के महत्व को जानते हैं। मित्रों, कौन नहीं जानता चरक को, कौन नहीं जानता सुश्रुत को, कौन नहीं जानता अष्टांग हृदय को? ये तीनों विश्व के प्रथम चिकित्सक माने जाते हैं। प्रथम चिकित्सक, आप ऋग्वेद आदि को छोड़ दे, ऋग्वेद में अश्विन कुमार आदि की चर्चा आती है चिकित्सकों के रूप में, लेकिन पूरे विश्व को जिसने आलोडित किया, पूरे विश्व को जिसने पूरी तरह से चकाचौंध किया अपने ज्ञान, अपने साहित्य, अपने इस सूक्ष्म चिंतन के बल पे, उस चरक को कौन नहीं जानता? और हम सभी जानते हैं कि महर्षि चरक की जो चरक संहिता है, महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, जो प्रथम प्लास्टिक सर्जरी की बात करें या प्रथम जो ऑपरेशन की चर्चा आती है वो सुश्रुत है। शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। जो इंडिया के या विश्व के जो प्रथम शल्य चिकित्सक हैं वो सुश्रुत माने जाते हैं। तो इनके ग्रंथ संस्कृत में प्राप्त होते हैं। अष्टांग हृदय जो वाग्भट के ग्रंथ हैं संस्कृत में प्राप्त होते हैं। आर्यभट्ट, वराह मिहिर आदि के जो ग्रंथ हैं
वे संस्कृत में प्राप्त होते हैं। जो जीरो है, जो शून्य का आविष्कार है, वो संस्कृत के ग्रंथों में सबसे प्रथम हमें विश्लेषण प्राप्त होता है। तो ये एक पक्ष है। दूसरे पक्ष को देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र। मित्रों, जिसे कि पूरे विश्व ने स्वीकार किया, जो ग्रंथ आज भी प्रासंगिक है और जिस ग्रंथ में समस्त वैश्विक राजनीति की परिचर्चा है, वो है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र एक ऐसा व्यापक, कह सकते हैं, राजनीतिक कोश है जो किसी भी काल में अप्रासंगिक नहीं हो सकता। तो वो कौटिल्य शास्त्र हमारे सामने उपलब्ध है। और उनके लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य हैं। और उसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत है। तो जैसा हमने कहा कि समस्त ज्ञान और विज्ञान, लेकिन मित्रों कभी कभी ये बातें हमें उड़ती हुई लगती है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है, लिख दी गई, लिख दिया गया। लेकिन हमने आपके लिए एक सिविल इंजीनियरिंग का प्रमाण मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि क्या है संस्कृत भाषा का महत्व। राजा भोज, जो कि 10वीं शताब्दी के हुए हैं, उनका एक ग्रंथ है समरांगन सूत्रधार। वो एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क है आर्किटेक्चर के ऊपर में। जो निर्माण कला है, चाहे वो भवन निर्माण कला कहें, चाहे वो मंदिर निर्माण कला कहें, या ऐसी किसी भी हमारे समाज में रहने के लिए जो कोई भी एक निर्माण कला है, उसका यह अद्भुत ग्रंथ है। और अद्भुत ग्रंथ तो क्या कि पहली बार अगर आप लिफ्ट, जो आजकल हम बड़े से बड़े विशाल भवन बुर्ज खलीफा में लिफ्ट के ऊपर से चले जाते हैं, उस लिफ्ट की बात करें तो सबसे पहला जो लिफ्ट एक यान है जिसकी चर्चा हम समरांगन सूत्रधार में करते हैं। और तदनुसार आप देखें कि यह समरांगन सूत्रधार जो है, ये इसका एक चैप्टर पूरी की पूरी तरह फ्लाइंग मशीन के लिए डेडिकेटेड है। जो 31st चैप्टर है समरांगन सूत्रधार का, उसमें पूरी तरह से आप फ्लाइंग मशीन के बारे में सुनेंगे। और मैं जरा एक बार रीड कर लूं कि इट इंक्लूड्स अ चैप्टर ऑन फ्लाइंग मशीन्स that has elicited a certain amount of curiosity in recent times. The 31st chapter contains descriptions of various kinds of machines that are not found in other Shilpa works, such as the elephant machine, Gaja Yantra, wooden bird machine, यानी जो ट्रैवलिंग इन द स्काई, व्योमचारी विहंगम यंत्र था। जरा देखिए, यह एक ऐसा यंत्र था जो आकाश में उड़ता था। हम चर्चा छोड़ दें कि एरोप्लेन भारत में बना या नहीं बना। भरद्वाज मुनि, कुछ वर्ग हैं जो विरोध कर सकते हैं, करते रहें। हमारे शास्त्र में उपलब्ध है, हमें अपने शास्त्र पर विश्वास है, इसलिए हमें अपने शास्त्र के अनुसार चलना होगा। लेकिन जो 10वीं शताब्दी का समरांगण सूत्रधार है, जिसे आजकल हम द्रोण के रूप में देख रहे हैं और द्रोण के माध्यम से हम कई सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं, देखिए क्लियर डिस्क्रिप्शन है इन समरांगण सूत्रधार व्योमचारी विहंगम यंत्र, अर्थात ये आकाश में उड़ने वाले, नीचे में देखने के लिए ये यंत्र थे। इसी तरह वुडन विमान मशीन की बात आ गई है, आकाशगामी दारू विमान यंत्र, आकाश में उड़ने वाले लकड़ी का बना हुआ जो उड़ने वाला यंत्र है। डोर कीपर मशीन, द्वारपाल यंत्र, अर्थात बिना मनुष्य के ही वो यंत्र काम करता था, द्वारपाल यंत्र। सोल्जर मशीन, युद्ध यंत्र, योद्ध यंत्र, ये सारे के सारे स्पेसिफिक। देखिए, इसका रेफरेंस भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि 95 से लेकर के 100 ऑफ दिस चैप्टर, जो वर्सेज है 31st चैप्टर का, उसमें 95 से 100 पद्य में आप पाएंगे कि इन सारे यंत्रों की चर्चा होती है। लेकिन पुनः एक हमारे ऊपर यह लगाया जाता है कि यह सारा तो अंधविश्वास है। मित्रों, क्या यह भी अंधविश्वास हो सकता है कि कोई एक राजा उन्मुक्त रूप से एक ग्रंथ निर्माण कर रहा है, उस समाज की बात हमारे सामने रख रहा है, और उनको हम कह देंगे कि नहीं, यह कपोल कल्पना है? नहीं, हमें कम से कम एक रैशनल वे में, एक तार्किक दृष्टि से भी इन विषयों को अपने हृदय में लेना चाहिए कि अगर उस राजा ने लिखा है, अगर उस काल में ये लिखे जा रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई सत्य अवश्य होगा। और यही कारण है कि हमने आपके सामने फिर कुछ लिस्ट उसी ग्रंथ से आपके लिए लाई है कि आज हम जिसे एक हम अपना अपार्टमेंट बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, और हमें हमारे घर में किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है, उस दृष्टि मात्र से देखिए तो कितना सूक्ष्म विवरण हमें उपलब्ध होता है समरांगण सूत्रधार में। सिमिलरली वी हैव द सब पार्ट्स ऑफ रेसिडेंशियल रेसिडेंस ऑल्सो। देखिए, वापी, जो कह सकते हैं कि पानी
के लिए जगह, गर्भगृह, उपस्थान, वल्भी, अटारी जिसे कहते हैं, अलिंद, आंगन, चौखट, अपवारक यानी द्वार, कोष्ठक, बालकनी, भित्ति, दीवाल, महानस, रसोई घर, द्वार कोष्ठ कह सकते हैं कि बाहर जो आउट हाउस का जो कमरा है, प्रवेशन, एग्जिट और एंट्री वाला रूम, अजीर जिसे आंगन कहते हैं, जो भवन के मध्य में जिसे आजकल हम आंगन कहते हैं, देहली, चौखट, द्वार पक्ष, पल्ला जो दरवाजे का होता है, अरगला जो हम सिटकनी लगाते हैं, तोरण द्वार आदि, अवस्कर, देखिए अवस्कर क्या हुआ कि घर के जो गंदे पदार्थ हमारे होते हैं उनको फेंकने की जगह, जैसे सब्जी काटने के बाद या खाने के बाद कुछ चीजें बच जाती है जिसे हम डस्ट में, जैसे हम डस्टबिन में डालते हैं, तो उनकी व्यवस्था 10वीं शताब्दी में अवस्कर है। और पुरीशर यानी प्रातः काल या जो हम जो वॉशरूम के जो हमारे काम होते हैं उनके भी आपको देखिए स्पेशल मेंशन है। दर्पण गृह यानी जिसको हम कह सकते हैं जो ड्रेसिंग टेबल आदि की चर्चा करते हैं, जिसमें हम देह हाथ मुंह आदि करके सजते संवरते हैं। पक्षद्वार, गोपुर, उद्यान यानी घर के पास उद्यान, गार्डन, जलोद्यान, स्विमिंग पूल, क्रीडागार आज जिसे हम लोग जिम्नाजियम कहते हैं यानी घर के पास रहने के लिए खेलने की भी जगह, विहार भूमि, टहलने घूमने उठने बैठने की भूमि, गोष्ठ जहां पर 5-7 लोग मिलकर के बैठ के हम लोग, सारी गोष्ठ यहां पर हो गया पशु आदि को रखने की जगह, और सभा जहां पर हम जिसे आज हम डाइनिंग रूम कह सकते हैं, या एक ऐसी जगह जहां पर कि समाज के 2-4 लोगों के साथ मिल बैठ के बातें की जा सकती है। यही कॉन्सेप्ट है आज के भी रेसिडेंस का, यही कॉन्सेप्ट है आज के भी अपार्टमेंट्स बनाने का। और 10वीं शताब्दी में एक एक पक्ष का इतना सुंदर विश्लेषण हमें प्राप्त होता है, तो यह संस्कृत भाषा है। जिस संस्कृत भाषा में हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए जो मैंने ये बिंदु आप लोगों के सामने रखी, और वह बिंदु यह थी कि सारे समकालीन विज्ञान इसमें उपलब्ध होते हैं। मित्रों, थोड़ा सा नजारा लें आप, एक सोचिए कि कुतुब मीनार के पास के आयन पिलर जब बना होगा तो उसका भी विज्ञान होगा। अन्यथा आज 1500 वर्ष हो गए और उसमें जंग नहीं लगना, उसका टूट करके नहीं गिरना, उसी तरह से खड़ा होना, यह कौन सा ऐसा लोहा था, यह कौन सा ऐसा स्टील था? जरूर इसका भी लिखित विज्ञान होगा, जरूर इसकी चर्चा होगी हमारे ग्रंथों में, तो वो भी एक विज्ञान है। और तभी मैंने कहा था आपसे कि हमारे पास समकालीन सारे ज्ञान इस संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, और ये ज्ञान इस रूप मात्र में उपलब्ध नहीं है। कदाचित इसी ज्ञान का जब हमने बाहर की दुनिया से शेयर किया तो वो आज इतने आगे चले गए, और वही जब वहां से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर के हमारे पास आता है तो हमारे लिए वह कह सकते हैं कि कॉफी टेबल बुक बन के आता है, हमारे पास वो हमारी सेल्फ में सजाने के लिए वो ग्रंथ बन जाता है। लेकिन अगर यही समरांगण सूत्रधार कहे, चूंकि नाम में है समरांगण सूत्रधार, तो वह ग्रंथ हमारे लिए कपोल कल्पना और अंधविश्वास का विषय बन जाता है। मित्रों, संस्कृत भाषा के इस महत्व को समझने के लिए हमें अपनी इस जो आधुनिक मानसिकता है इससे हमें दूर निकलना होगा। अस्तु, अब आते ये भारतीय आर्य भाषा। अगर आप देखें तो इस भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांटते हैं। भाषा वैज्ञानिक इसे 3 रूपों में हमारे सामने प्रकट करते हैं। पहला रूप है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, 500 BCE रखा है। आप देखेंगे कि अगर ब्रैकेट में तो डैश के पहले की जगह जो है वो खाली है। वो खाली इसलिए नहीं है कि जगह नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि जब से हमारे पास उपलब्ध प्रमाण है वो अपने ढंग से वो ईस्वी वहां पर आप रख लें। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कब से ये वैदिक संस्कृत या वैदिक ये जो भाषा है ये कब से बोली जाती है, इसका प्रमाण नहीं है। लेकिन कब तक इसका वर्चस्व रहा है समाज के ऊपर, कब तक इसका प्रभाव रहा है हमारे ऊपर, तो उस दृष्टि से ये इसको 500 BCE जिसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, हालांकि इसके जगह पे सामान्य BC शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह मध्यकालीन आर्य भाषा, अगर भारतीय संदर्भ में आप देखें तो अचानक एक भाषा में परिवर्तन हमें प्राप्त होता है, और वो 500 BC से 1000 जो CE है, 500 BCE यानी 500 जो बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 1000 कॉमन एरा तक
यू मे से कि बिफोर द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी एंड ऑल, जो उससे पहले जो 1100 से उससे भी लगभग 100 वर्ष पहले तक भारतीय समाज में इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ने अपना वर्चस्व बनाए रखा, और जिसे हम लौकिक संस्कृत नाम देंगे। इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इसे भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हमारे सामने अन्य ढेर सारी क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी का उद्भव, संस्कृत के बाद जो जितनी जो जन भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव हम प्राप्त करते हैं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मैथिली हो, चाहे बांग्ला हो, असमिया हो, इन सारी भाषाओं का अस्तित्व हम उस काल से देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसीलिए अगर पूरे भारतीय आर्य भाषा, जैसा हमने प्रारंभ में ही कहा कि यहां भारतीय आर्य भाषा का एक व्यापक अर्थ है, लेकिन उस व्यापक अर्थ के संदर्भ में उसका जो नेतृत्व परक अर्थ है वो संस्कृत है। और संस्कृत के हमारे सामने, अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे कि दो रूप प्राप्त होते हैं, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं और लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो एक हम ये मान के चले कि बिफोर पाणिनि, जैसे कि इन जनरल 500 बीसी माना जाता है, तो बिफोर पाणिनि तक की जो भाषा है उनको हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कैटेगरी में लेते हैं। आफ्टर पाणिनि अप टू 1000 बीसी, यानी पाणिनि से लेकर के जो ये जो 1500 वर्ष है, जिस पर कि विशुद्ध, जिसे हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, जिसमें अपार साहित्य की रचना हुई है, जिसमें कालिदास हैं, भास हैं, और ये सारे जैसे चाणक्य हैं या चरक हैं, ये समरांगन सूत्रधार आदि जो सारे के सारे व्यक्तित्व जो हैं वो इसी काल में आते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि 1000 के बाद संस्कृत की रचना खत्म हो गई या संस्कृत का प्रभाव खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि 1000 ईस्वी के बाद ही हम श्रीहर्ष को पाते हैं, 1000 ईस्वी के बाद ही हम अन्य दार्शनिक या शास्त्रीय जो साहित्य की रचना पाते हैं। कई सारे ऐसे ग्रंथ आएंगे, उस 1000 के बाद ही हम नाम पाते हैं माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह का। तो ऐसे कई हैं, चाहे वो उदयनाचार्य हों, वो 1000 के बाद के हैं, ये सारे के सारे गंगेश हों, ये 1000 ईस्वी के बाद के हैं। तो वर्चस्व पंडित राज जगन्नाथ जो कि शाहजहां के समकालीन थे, ये सारे के सारे 1000 ईस्वी के बाद के हैं। इसीलिए हमने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं कि इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का तात्पर्य संस्कृत का खत्म हो जाना है, नहीं। इसका यह मतलब हुआ कि इसके बाद अचानक अन्य कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं आ गई, और तब जाकर के आज देखिए कि हमारा पूरा का पूरा भारत जो है कई प्रकार भाषा के आधार पर हमारा बटा हुआ है। विविध डिवीजन जो है हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो स्टेट्स का, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैंग्वेज ओनली। तो ये जो भाषा के आधार पर, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, उधर ऊपर आ जाइए उड़िया हो, ये सारा का सारा विभाजन जो इसका वर्चस्व है। इसीलिए संस्कृत का प्रभाव खत्म नहीं हुआ, नई भाषा का उदय हुआ, और इन नई भाषाओं के कारण इसका नाम पड़ा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, मॉडर्न इंडियन आर्यन लैंग्वेज, और सिंपलेस्ट टर्म में जिसे आज हम MIL कहते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो मित्रों, अब जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें से हम हर एक काल, हम एक डिवीजन का डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखेंगे। तो इसीलिए जो सबसे जरूरी है ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि संस्कृत भाषा के उस महत्व को जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक इन विषयों को समझ पाना भी, मैं समझता हूं, उतना आसान नहीं होता है। और संस्कृत भाषा की उस विशेषता को कौन भूल सकता है, जो दो सामान्य है, जो जन जन में ये बातें कही जाती है कि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं। और तदनुसार अगर हम मत्स्य बोलते हैं तो वो मत्स्य लिखा जाता है, लेकिन अगर हम मत्स्य बोलते हैं तो वो हालांकि गलत बोल रहे हैं। जैसे आज भी कई लोग मत्स्य को मत्स्य बोलते हैं, तो वो मत्स्य नहीं है, वो मत्स्य है। और ये संस्कृत हमें सिखाती है कि जो बोलते हैं वैसा लिखते हैं, जो लिखते हैं वैसा बोलते हैं। कृत्स्न शब्द, कार्त्स्नीय शब्द, ये उच्चारण का एक ऐसा स्थल है जो कि केवल और केवल संस्कृत में सन्निहित है। और दूसरी जो हमने विशेषता की चर्चा की है, बार बार की है,
कि ये एक प्रत्यास्थता पूर्ण भाषा है, फुल ऑफ इलास्टिसिटी है। अर्थात इस भाषा को जहां रख देंगे वहीं से वो भाषा बन जाती है। इस भाषा में कोई भी प्लेसमेंट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मित्रों, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अभी आप लोगों ने सुना है, कोई नई बातें, नई जानकारी जरूर मिली होगी, या हो सकता है यह टाइप ऑफ पिस्टपेशन हो, लेकिन यदि इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी हो तो आप लोग जरूर करें। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।